आपकी बीजेपी भी कोई दूध की धुली हुई नजर नहीं आती है। अर्थशास्त्र के उसी गणित में बिहार क्यों पीछे रह गया? Hey everyone, you guys are watching Crafty Diary and this is your Anushka here to entertain you and also to inform you. So from today we have started a new initiative of having interview sessions with Anushka, and today I have a very special guest with me. I have Aditya Raj from Bihar, who is an internet sensation right now, and he's also a National Youth Parliament member from the season 2023. नमस्कार आदित्य, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो क्राफ्टी डायरी में। नमस्कार फ्रॉम बिहार। आपकी विचारधारा के चर्चे अक्सर ही इंटरनेट में छाए रहते हैं। आप एक युवा सांसद भी रह चुके हैं, मगर वर्तमान संसद को लेकर आपकी विचारधारा अक्सर ही इंटरनेट में वायरल रहते हैं। तो हमारे दर्शकों को भी बताइए कि वर्तमान संसद को लेकर आपके विचार है क्या? सर्वप्रथम तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे मौका दिया और बहुत अच्छा एक सेशन आज हम लोग करेंगे। जैसा कि आपने प्रश्न किया है कि वर्तमान संसद को लेकर के आपकी क्या विचारधाराएं हैं। देखिए, भारत के पिछले 76 वर्ष की लोकतांत्रिक यात्रा के परिणाम स्वरूप जो चित्र निकल कर आता है वो आता है हमारे वर्तमान संसद का। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है कि आप देखिएगा तो हमारे संसद भवन की भी चित्र अब बदल चुकी है। यानी अगर हम एक वाक्य में कहें तो बदलते हुए भारत की तस्वीर यदि देखनी है तो वर्तमान संसद को हम देख सकते हैं। और अगर उज्जवल भारत के भविष्य की परिकल्पना भी कहीं देखनी है, आने वाले भविष्य के भारत की परिकल्पना कहीं देखनी है, तो वो भी हम संसद भवन में देख सकते हैं। परंतु एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पे और भी देखने को मिलेगी, कुछ कमियां भी हमें देखने को मिलती हैं। और उन कमियों के ऊपर भी मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा चर्चा करना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि हम सभी युवा सांसद हैं, और युवा सांसद का अर्थ होता है कि भारत अपने आप में ये मान रहा है कि शायद आने वाले भविष्य में राजनीतिक रूप से हम सभी सक्रिय होंगे। तो हमारी जिम्मेदारी होती है कि भविष्य का भारत का अगर निर्माण करना है तो वर्तमान के भारत को वो दिशा दिखाई जाए ताकि भविष्य का पथ प्रदर्शन हो सके। राष्ट्रीय युवा संसद में आपकी भागीदारी कैसी रही, और आज के युवाओं को आप राष्ट्रीय युवा संसद के बारे में क्या राय देना चाहेंगे? देखिए, राष्ट्रीय युवा संसद एक ऐसा कार्यक्रम है जिसकी परिकल्पना प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 2018 में उनके मन की बात के द्वारा आई, जब उन्होंने कहा कि इस देश में वोट देने की उम्र 18 वर्ष है और चुनाव लड़के संसद भवन जाने की उम्र या किसी भी चुनाव को लड़ने की उम्र 25 वर्ष है। तो 18 से 25 वर्ष का वो युवा वर्ग जो भारत में आबादी के हिसाब से भी बहुत ज्यादा है और साथ ही साथ देश की अर्थव्यवस्था के इंजन के रूप में जो काम कर रहा है, उसको स्वर अपना कहीं रख पाने का कोई मंच उपलब्ध नहीं है। तो क्यों ना संसद भवन का ही मंच खोल दिया जाए कि युवा सांसदों के रूप में हम एक युवा संसद आयोजित करें, जहां इस देश से युवा सांसद चुनकर आए और देश विदेश के बड़े बड़े मुद्दों पर वो आकर के चर्चा परिचर्चा करें। 2019 में पहली बार राष्ट्रीय युवा संसद का आयोजन इसी लक्ष्य के साथ किया गया, और 2023 में जब मैंने बिहार का नेतृत्व किया, प्रतिनिधित्व किया, तब ये चौथा राष्ट्रीय युवा संसद था। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि ये राष्ट्रीय युवा संसद अपने आप में इतना अनोखा था कि G20 की भारत की अध्यक्षता भी साथ में हो रही थी। सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि भारत के सबसे सर्वोच्च पद पे उस समय महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी बैठी थी, अर्थव्यवस्था में निर्मला सीतारमण जी बैठी थी, और 87 लोग 29 राज्यों से चुन करके आए थे, उनमें से 62 से अधिक महिलाएं थी। तो ये बदलते हुए भारत के शक्ति का प्रतीक भी था। और मैं ये भी बताना चाहूंगा, इसके साथ साथ बहुत सारे प्रश्न आते हैं कि राष्ट्रीय युवा संसद वास्तव में है क्या। बहुत से लोगों को इन चीजों के बारे में पता नहीं है। तो मैं बता देना चाहता हूं कि राष्ट्रीय युवा संसद एक ऐसा कार्यक्रम है जो युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा भारत सरकार की निगरानी में हर साल आयोजित किया जाता है। दिसंबर में इसके फॉर्म्स निकलते हैं, जनवरी में जिला युवा संसद आयोजित की जाती है, जिसमें 18 से 25 वर्ष का कोई भी युवा या युवती आकर के प्रतिभाग कर सकता है। 4 मिनट का समय होता है और 24 घंटे पहले किसी न किसी विषय पे बता दिया जाता है कि आपको भाषण देना है। एक जूरी होती है जो ये निर्धारित करती है मार्किंग के आधार पर किसने सबसे सही काम किया, और प्रत्येक जिले से 2 व्यक्तियों का चयन होता है जो राज्य युवा संसद में आते हैं और अपने अपने जिलों का प्रतिनिधित्व करते हैं। फिर राज्य युवा संसद में जो व्यक्ति जीतता है वो व्यक्ति संसद भवन में वक्ता के रूप में अपने राज्य का प्रतिनिधित्व करता है, और जो दूसरे और तीसरे स्थान पे जो राज्य युवा संसद के विजेता होते हैं वो केवल और केवल श्रोता की भूमिका में संसद भवन में अपने राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। कुल मिला के राष्ट्रीय युवा संसद यही है।
और मैं तो इस देश के युवाओं से ये आह्वान करना चाहूंगा कि इससे बढ़िया दुनिया के किसी भी लोकतंत्र में युवाओं के लिए कोई ऐसा मंच नहीं है। दुनिया में कोई ऐसा लोकतंत्र नहीं है जो संसद भवन खोल देता होगा अपने युवाओं के लिए कि आप आकर के मंथन करिए। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि विश्व का सबसे युवा देश होने के नाते हमने विश्व के लिए एक पथ प्रदर्शन करने का काम किया है और हर युवा को इसमें भागीदारी अवश्य सुनिश्चित करनी चाहिए। भारत की राजनीति के गिरते स्तर को देखते हुए एक भावी राजनीतिज्ञ होने के नाते आप भारत के राजनीति उसके साथ ही भविष्य के भारत को कहां देखते हैं? ने कभी कहा था 1901 में कि मैं देख सकता हूं कि भारत माता अपनी दिव्य आभा के साथ प्राचीन शक्ति से युक्त होकर समस्त विश्व का मार्गदर्शन करने के लिए पुनः सिंहासनारूढ़ होने जा रही हैं और वो समय सिर्फ 1 शताब्दी दूर है। यही बात कभी अरविंदो घोष जी ने भी कही थी कि अगले 175 वर्षों के भीतर भारत अपने सबसे बुरे दिनों से सबसे विराटतम दिनों को देखने वाला है, यानी सबसे वैभवशाली क्षण भारत के इतिहास के आने वाले हैं। तो भारत के भविष्य के रूप में मैं केवल वही देखता हूं जो स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि मां भारती पुनः विश्व गुरु के सिंहासन पर सिंहासनारूढ़ होने जा रही हैं। और आप कहेंगे कि ये बातें तो चलो स्वामी विवेकानंद जी ने कही थी, इस बात को हम माने कैसे? भगवान श्री कृष्ण ने कहा था भगवत गीता में कि सब कुछ फिक्स है, कर्तव्य पथ पर हम अगर चलते चले जाएंगे तो हमें अपना फल प्राप्त हो जाएगा। तो एक बड़ा छोटा सा उदाहरण आप सबों के सामने पेश करूंगा, जितने भी लोग आपको हमें सुन पा रहे हैं इस माध्यम से, कि सबसे पहले शक्ति का केंद्र आज से 2500 वर्ष पहले कौन था? पाटलिपुत्र बिहार और भारत के रूप में अखंड भारत का नेतृत्व ही पूरे विश्व को मार्गदर्शन प्रदान करता था। समय और आगे बढ़ा तो शक्ति का केंद्र पश्चिम की ओर चलता चला गया। जब पर्सिया में शक्ति का केंद्र गया तो और आगे बढ़ा तो और हम पश्चिम की दिशा में चलते चले गए। और पिछले कुछ 500 सालों में आइएगा तो आप देखिएगा कि यूरोप के कुछ देश जैसे पुर्तगाल और स्पेन की तरफ पहले शक्ति गई, और पश्चिम में गए तो ब्रिटेन और फ्रांस की तरफ शक्ति का दिशा चलता चला गया। और हम पिछले 100-150 सालों में आएंगे तो आप देखेंगे कि अमेरिका विश्व के शक्ति के केंद्र में था, और पिछले कुछ 70-80 सालों में आइए तो बिल्कुल पश्चिम से अब पूरब आ जाइए, पूरब में जापान शक्ति का केंद्र बना। फिर हांगकांग, मकाऊ जैसे छोटे छोटे देश जिनको हम टाइगर्स ऑफ द एशिया पैसिफिक कहते हैं, वो शक्ति के केंद्र बने। पिछले 10, 20, 30 सालों में चाइना शक्ति का केंद्र था, और अब चाइना में भी आर्थिक तौर पर डिफ्लेशन शुरू हो चुका है। तो आप ये समझ सकते हैं कि नियति का संदेश और काल चक्र की गति दोनों ही इस ओर इशारा कर रही है कि आने वाला भविष्य भारत का है, भारत के युवाओं का है। बिहार में औरतों पे हो रहे अत्याचार लगभग 17% बढ़ चुके हैं। इस मामले में आप क्या कहना चाहेंगे, और उसी के साथ ही एक युवा सांसद होने के नाते आप क्या भूमिका पालन कर सकते हैं? देखिए, मेरा तो हमेशा से मानना रहा है कि जब सत्ता गूंगी और सिंहासन बहरा हो जाता है और कलम की आजादी पर भी पहरा हो जाता है, तो अंतर आ ही जाता है शब्दों की परिभाषा में। युवाओं को चिल्लाना पड़ता है अंगारों की भाषा में। और ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? ये बात इसलिए कह रहा हूं कि आज बिहार की स्थितियां राजनीतिक नजरिए से कुछ उस दिशा में बदलती चली जा रही हैं, चलती चली जा रही हैं, जहां राजनीतिक तौर पर पूरे बिहार को कुछ कड़े और बड़े कदम उठाने की जरूरत है। और जैसा कि आपने बताया, हमारे समाज में और संस्कृति में कहा जाता है कि यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्रास्तु न पूजन्ते सर्वास्त्रा फलाह क्रिया। और देखिए, इस श्लोक का अर्थ होता है कि जहां नारी की पूजा होती है वहां शक्ति का वास होता है, वहां पे वैभव का वास होता है। आज बिहार, ना ही बिहार में आज समृद्धि है, ना ही शक्ति है, ना ही वैभव है। यानी तीनों ही दृष्टिकोण से आज बिहार पिछड़ता चला जा रहा है। महिलाओं के साथ हो रहा अत्याचार हो, या लॉ एंड ऑर्डर की स्थितियां हो, या समस्या शिक्षा और रोजगार की हो, चारों पांचों दृष्टिकोण से आप जिस दृष्टिकोण से देखना चाहेंगे बिहार, उस दृष्टिकोण में आपको पीछे होता नजर आता चला जाएगा। और आपने जो प्रश्न किया कि आप एक युवा सांसद के रूप में क्या कर सकते हैं, देखिए, एक युवा के रूप में मैं बहुत सारे कदम उठा सकता हूं, परंतु एक युवा सांसद के रूप में चूंकि मैं इस पूरे राज्य का प्रतिनिधि हूं, मैंने इसीलिए बिहार युवा वाहिनी का निर्माण किया है। और इसका पूरा का पूरा श्रेय भी जो है, इसका पूरा का पूरा सिद्धांत भी जो है वो यही है कि संगठित युवा समृद्ध भारत, यानी हम सभी को एकत्रित होकर के सबकी सुरक्षा और प्रतिरक्षा करते हुए अपने भविष्य के निर्माण के पथ पर आगे बढ़ना है।
तो आदित्य जी, क्या आप बिहार युवा वाहिनी आपने इसीलिए बनाया कि आप कानून को हाथ में लेने की बात कर रहे हैं? कानून को हाथ में लेने की बात नहीं कर रहा हूं, उन हाथों को कानून में लेने की बात कर रहा हूं जो हाथ हमारे माताओं और बहनों के सम्मान पर उठा करते हैं, क्योंकि हमारी संस्कृति में वैसे हाथों को एग्जिस्ट करने देना यह संस्कृति का अंग नहीं रहा है। जैसा कि आपने कहा था कि जिस बिहार ने विश्व को ज्ञान दिया, विज्ञान दिया, आध्यात्म दिया और राजनीति का पाठ पढ़ाकर अर्थशास्त्र दिया, तो आप मुझे ये बताइए कि अर्थशास्त्र के उसी गणित में बिहार क्यों पीछे रह गया? आपने मेरे ही वक्तव्य को एक प्रश्न बना दिया, लेकिन यह प्रश्न अपने आप में पूरे बिहार को समझने की जरूरत है और इसका उत्तर भी उस प्रश्न में ही छिपा हुआ है। जैसा कि मैंने कहा था कि जिस बिहार ने विश्व को ज्ञान दिया, विज्ञान दिया, यानी वो बिहार जो ज्ञान की भूमि थी, वो बिहार जो विज्ञान की भूमि थी, जो कभी शून्य देती थी और विश्व के लिए शिखर का मार्ग प्रशस्त कर देती थी। आप सोचिए आज बिहार में शिक्षा की स्थिति क्या हो गई है। स्वयं बिहार के शिक्षा मंत्री को आधिकारिक तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह कहने की आवश्यकता पड़ जा रही है कि बिहार में योग्य शिक्षकों की कमी है, वो भी तब जब वो खुद एक प्रोफेसर हैं। यानी ऑन द लाइटर नोट अगर मैं इसको सार्कास्टिकली कहूं तो वो खुद प्रोफेसर होके कह रहे हैं कि यहां योग्य शिक्षक नहीं है, यानी वो खुद को भी अयोग्य मान रहे हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि पिछले 30, 40, 50 वर्षों में बिहार में शिक्षा पे ध्यान दिया ही नहीं गया। बिहार की राजनीति केवल और केवल जातिवाद की दिशा में बढ़ती चली गई और शिक्षा, रोजगार जैसे जो विषय सबसे महत्वपूर्ण होने चाहिए थे, उनके ऊपर कोई ध्यान ही नहीं देता चला गया। और यही स्थिति, और इसका सबसे प्रचंड उदाहरण देखने को कब मिलता है? जब वशिष्ठ नारायण जैसा महान गणितज्ञ, जिसके चरणों में स्वयं नासा भी आकर के चरण स्पर्श करता था, उन जैसा व्यक्ति भी रोड पर पाया जाता है। तो मुझे लगता है कि बिहार के गिरते शिक्षा के स्तर का इससे गया गुजरा उदाहरण और कुछ नहीं हो सकता। और मैं अंत में केवल इस बात के ऊपर एक ही टिप्पणी करूंगा कि जब जब हम बड़े पाप करते हैं तो पश्चाताप भी बड़ा करना पड़ता है। हमने बड़ा पाप किया है ज्ञान का अपमान करके, वशिष्ठ नारायण जैसे व्यक्तियों का, महानताओं का अपमान करके, और अगर अपमान करके हमने गलती की है तो पश्चाताप भी हमें ही करना पड़ेगा। और पिछले 30 साल से बिहार वही पश्चाताप कर रहा है। जी बिल्कुल। और आपका सवाल होगा कि अगर यही कर रहा है तो फिर कैसे अर्थशास्त्र का ज्ञान देने वाला बिहार अर्थशास्त्र के रास्ते पे वापस जाएगा? तो मैं स्पष्ट तौर पे बता देना चाहता हूं, गलतियों का पश्चाताप करके यही वो मार्ग है जिस मार्ग से हम उस रास्ते पे जा सकते हैं। एजुकेशन से ही एम्प्लॉयमेंट का द्वार खुलता है और एम्प्लॉयमेंट ही सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के मार्ग पर व्यक्तियों को ले जाता है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का मार्ग इकोनॉमी का मार्ग है। यानी यदि हमें अर्थव्यवस्था के डेवलपमेंट पे ऊपर ध्यान देना है तो उसकी सबसे बड़ी चाबी यह है कि हम एजुकेशन के ऊपर अर्थात शिक्षा के ऊपर ध्यान दें। बिहार की राजनीति जब केवल और केवल जातियों की दिशा में बढ़ रही है, तो इस जगह पर बिहार युवा वाहिनी और युवा वाहिनी भारत ऐसी कौन सी भूमिका पालन करेगा जिससे बिहार और भारत का भविष्य दोनों उज्जवल हो सके? देखिए, बिहार युवा वाहिनी और युवा वाहिनी भारत दोनों ही वो संगठन हैं जो युवाओं को एक संगठन के अंतर्गत लाने और युवाओं को नेतृत्व प्रदान करने की दिशा में काम करने के लिए स्थापित किए गए हैं। और जैसा कि आपने कहा कि जब बिहार की राजनीति जातियों की दिशा में और जातियों के माध्यम से बांटने की दिशा में आगे बढ़ती चली जा रही है, उस दौर में हम कौन सा काम करेंगे? तो मैं सबसे बड़ा काम आपको एक ही पंक्ति में बताऊंगा कि हमारे संगठन का जो ध्येय वाक्य है वो वंदे मातरम है। वंदे मातरम का अर्थ होता है कि हम अपनी मां को नमन करते हैं। यानी अगर हम अपनी मां को, मातृभूमि को मां मान के नमन कर रहे हैं, यानी हम सबको अपना भाई मान रहे हैं। जब हम सबको अपना भाई मान रहे हैं अर्थात सबको बराबरी का हक देने की दिशा में काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। यानी जब सब लोग उल्टी गंगा बहाते हुए जातिवाद के मार्ग पर चल रहे हैं, हम राष्ट्रवाद के मार्ग पर चलते हुए मातृभूमि की सेवा में जुटे हुए हैं। और हमारा केवल एक ही लक्ष्य है कि जिस बिहार की भूमि ने हमको जन्म दिया, जिस बिहार ने कभी विश्व का नेतृत्व किया और जिस बिहार ने विश्व गुरु भारत के गुरुकुल की भूमिका निभाई, आज यदि नालंदा के खंडहर के रूप में वो बिहार हमको नजर आता है तो हमारे जीवन का लक्ष्य एक संगठन के रूप में केवल यही है कि बिहार का पुनरुद्धार किस तरह से किया जा सके कि भारत के भी भविष्य का, उज्जवल भविष्य का मार्ग प्रशस्त हो सके।
क्या आपको लगता है कि आज़ादी के 75 वर्ष बाद भी भारतीयों को जातियों के भेद में बांटने की आवश्यकता है? क्योंकि आपका बिहार तो जातिगत जनगणना के आंकड़े पेश कर रहा है। बिहार के प्रतिनिधि होने के नाते आप इसको किस नजरिए से देखते हैं? बहुत ही चिंताजनक विषय है कि आजादी के 75 और 76 वर्ष बाद भी जब हमें एकता के सूत्र में राष्ट्र को आगे ले जाने की दिशा में काम करना चाहिए, उस समय हम बैठ के जातियों के रूप में लोगों को गिन रहे हैं और कह रहे हैं फला जाति के व्यक्ति इतने परसेंट है और फला जाति के व्यक्ति इतने परसेंट है। कोई आकर के इस बात के ऊपर चर्चा करने को तैयार नहीं है कि बिहार में बेरोजगारों की संख्या कितनी है, जरा उनको भी गिन लेते हैं और फिर एक एक करके सबको रोजगार दे देते हैं। कोई आकर के ये गिनने को तैयार नहीं है कि आइए ये गिन लेते हैं कि भाई कितने लोग ऐसे हैं जो स्वरोजगार के माध्यम से अर्थव्यवस्था में योगदान देने की कोशिशें कर रहे हैं, परंतु सरकारों से उनको किसी प्रकार की सहायता प्राप्त नहीं हो रही। तो क्यों ना ऐसा कोई नियम कानून या कोई स्कीम लेके आया जाए कि उनको हम कोई मदद राज्य सरकारों के माध्यम से प्रदान कर सकें। कोई इस विषय के ऊपर चर्चा नहीं करना चाहता कि आज से 75 वर्ष पूर्व जब भारत का संविधान लिखा गया तो सबसे पहली पंक्ति लिखी गई, हम भारत के लोग। जब नागरिकता दी गई तो भारतीय की नागरिकता दी गई। जब नागरिकता में ही हमें भारतीय कह दिया गया, हमें भारत का लोग कह दिया गया। और यहां तक कि अनुच्छेद 21 में यह वर्णित है, 1978 में सुप्रीम कोर्ट का यह जजमेंट है कि हर व्यक्ति को भारत में गरिमामयी जीवन का अधिकार है। तो मैं चुनौती के साथ यह पूछना चाहता हूं कि कौन अधिकार दे देता है सरकारी अथॉरिटीज को कि वो किसी व्यक्ति को कहें कि आप पिछड़े समाज से आते हैं? क्योंकि कौन ये डिफाइन करेगा कि पिछड़े समाज का अर्थ क्या होता है? क्या पिछड़े समाज का अर्थ केवल किसी व्यक्ति का जन्म हो जाता है क्या? क्योंकि जन्म के आधार पर किसी व्यक्ति को पिछड़ा कह देना या अगड़ा कह देना, यह अपने आप में भारतीय संविधान का ही उल्लंघन हो जाएगा और अपने आप में भारतीय संविधान की मूल भावना के ही खिलाफ हो जाएगा। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने जिस लक्ष्य के साथ भारत के संविधान की नींव रखी, मुझे लगता है कि जातिगत जनगणना कराने के माध्यम से हम उस लक्ष्य से बिल्कुल ही विपरीत दिशा में जाने का काम कर रहे हैं। आज के समय में जातिगत जनगणना बिल्कुल भी कहीं से भी मुझे नहीं लगता कि सही है। आज के समय में हमें भविष्य के निर्माण के पथ को ध्यान में रखते हुए किसी भी प्रकार की स्कीम लानी चाहिए, ना कि किसी को तोड़ने की। क्योंकि सबसे पहले अगर जातिगत जनगणना किसी ने कराई थी तो वो अंग्रेजों ने कराई थी, जिसका लक्ष्य भारत में डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को लागू करना था। और मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि आज के भी राजनीतिज्ञों की भावनाएं कुछ उसी प्रकार से हैं। बीजेपी भी इसका श्रेय लेना चाहती है और आप इसका विरोध कर रहे हैं? देखिए, बीजेपी श्रेय लेना चाहती है तो कई ऐसी मुद्दे हैं जहां बीजेपी के साथ मेरे मतभेद हैं, और मैं इसके ऊपर यह नहीं कहूंगा कि बीजेपी भी दूध की धुली है। जैसे कि वो विषय क्या है? वो इतने बड़े विषय भी नहीं है कि उन्हें सार्वजनिक तौर पे उनके ऊपर चर्चाएं की जाए, इसलिए मुझे लगता है कि उनके ऊपर चर्चाएं नहीं करनी चाहिए। आज देश भर में धर्म को लेकर जो चिंताजनक और कट्टरबाजी टिप्पणियां सुनने को मिलती है, उदाहरण के रूप में बीते दिनों उदयनिधि स्टीलिंग ने इरेडिकेट सनातन धर्म पर जो शर्मनाक टिप्पणियां दी, या फिर संसद भवन में रमेश बिदूरी जी ने जो कहा, तो इन सब को आप एक युवा होने के नाते किस नजरिए से देखते हैं? मुझे लगता है कि किसी भी प्रकार से किसी धर्म विशेष के ऊपर कोई टिप्पणी करना कहीं से भी सही नहीं है, क्योंकि हमें यह समझना चाहिए कि क्या हम इस योग्य हैं कि उस विषय के ऊपर टिप्पणी कर दें जो अपने आप में इतना बड़ा है कि जिसकी अखंड चेतना को समझना सामान्य बुद्धि के बस की बात नहीं है। और एमके स्टालिन जी के सुपुत्र उदयनिधि स्टालिन जी की जो टिप्पणी आई इरेडिकेट सनातन धर्म के माध्यम से, जब वो तुलनाएं करने बैठे तो उन्होंने HIV, एड्स और मलेरिया जैसी बीमारियों के साथ हिंदू धर्म अर्थात सनातन धर्म की जो तुलनाएं की, मुझे लगता है कि इसके ऊपर कोई टिप्पणी करना अपने आप में मां सरस्वती का अपमान होगा, जिस व्यक्ति को यह भी नहीं पता कि भारतीय संस्कृति की चेतना का अखंड अमृत अगर कुछ है तो वो सनातन धर्म है। जिन्हें यह भी नहीं पता होगा कि सनातन क्या है, धर्म क्या है, वो भी आज सनातन धर्म पे टिप्पणियां करते हैं और वो कहेंगे कि हम सो कॉल्ड सेकुलर हैं। आप उनसे पूछिएगा कि ये बताइए कि सेकुलर का अर्थ क्या होता है, तो उनमें से कोई धर्म निरपेक्षता कहेगा, कोई पंथ निरपेक्षता कहेगा, और उन्हें यह भी समझ नहीं आएगा कि धर्म निरपेक्षता और पंथ निरपेक्षता में कितना अंतर है। उन्हें यह समझना चाहिए कि जिस सनातन धर्म के ऊपर वो कहते हैं कि सनातन धर्म HIV और एड्स के समान है, उसी सनातन धर्म के ध्येय वाक्य को सर्वोच्च न्यायालय के ध्येय वाक्य के रूप में प्रयोग किया जाता है, जहां लिखा हुआ है यतो धर्मस्ततो जया, अर्थात धर्म जहां होगा सत्य वहां होगा और जहां सत्य होगा वहीं विजय होगी। सेम बात
आप जब आगे जाएंगे तो लोकसभा स्पीकर के कुर्सी के पीछे लिखा हुआ है धर्म चक्र प्रवर्तनाय, अर्थात धर्म वहां भी है। और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भी कहा करते थे राजधर्म का पालन होना चाहिए। तो आप मुझे बताइए कि सनातन धर्म कितना वैभवशाली और कितना विराट है, उनका खुद का अलायंस भी ये चीज नहीं समझ रहा, वो भी नहीं समझ रहे। तो एक ही बात मुझे याद आती है, उनके ऊपर वो पुरानी पंक्ति याद आती है। एक फिल्म में वो पंक्ति बहुत गाई जाती थी और आप भी जानते होंगे उन पंक्तियों के बारे में कि मुझे दुनिया वालों शराबी न समझो, पीता नहीं हूं पिलाई गई है, जिधर बेखुदी में कदम लड़खड़ाए वही राह मुझको दिखाई गई है। आदित्य जी, सियासत गर्म है और 2024 का चुनाव भी आने वाला है। एक तरफ वो लोग हैं जो कहते हैं कि लोकतंत्र को हम सबको मिलकर बचाना है और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो कह रहे हैं कि लोकतंत्र को सबसे पहले हमने ही बचाया था। तो विचारों की इसी लड़ाई में भारत का युवा इंडिया वर्सेस एनडीए को किस नजरिए से देखता है? ये प्रश्न बड़ा ही स्पेसिफिक है और आपने मुझे कहा कि भारत का युवा कहां देखता है, तो मैं केवल यही कहूंगा कि ये लड़ाई इंडिया वर्सेस एनडीए की तो कहीं से भी नहीं है, क्योंकि इंडिया अपने आप में हमारे देश का एक नाम भी है। ये लड़ाई I.N.D.I.Alliance का एनडीए के साथ है, जिसे ये समझने की जरूरत है कि दो विपरीत विचारधाराएं आज एक दूसरे के सामने हैं। और जो लोग कहते हैं कि हमें लोकतंत्र को मिल करके पुनः एक बार बचाना है, मैं यही कहूंगा कि जयप्रकाश नारायण जी के उस संपूर्ण क्रांति से निकले हुए वो लोग जो आज बिहार की गद्दी में बैठे हुए हैं, वो कौन लोग थे जिन्होंने कभी लोकतंत्र बचाने के संकल्प के साथ इंदिरा गांधी जी के सरकार के खिलाफ आपातकाल की उस स्थिति में लालू यादव जी की पार्टी आरजेडी, जेडीयू और साथ में उस समय की जनसंघ मिलकर के इन लोगों ने प्रदर्शन किया था, जिसके खिलाफ उस समय प्रदर्शन किया करते थे, आज उन्हीं की गोदी में जाकर के बैठ के कहते हैं कि हम लोकतंत्र बचाएंगे। यानी कल या तो कल वो गलत थे या तो आज वो गलत है। अपने आप में ये दोहरा चरित्र साबित करता है कि उनका लड़ाई होने किस व्यक्ति के साथ वाला है। दूसरी ओर एनडीए में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का चेहरा है और हमें यह समझना होगा कि वर्तमान स्थितियों में पूरे वैश्विक परिदृश्य में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो नरेंद्र मोदी जी के सामने टिकता हो। आज पूरा विश्व नरेंद्र मोदी जी को कहता है और ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री के शब्दों में कहें तो प्राइम मिनिस्टर मोदी इज द बॉस, अर्थात पूरे विश्व का बॉस पूरा विश्व बिना किसी मोल भाव के स्वीकार करता है कि नरेंद्र मोदी जी हैं। तो मुझे लगता है कि भारत को भी ये चीजें स्वीकार करनी चाहिए और शायद एक सकारात्मक विपक्ष के रूप में विपक्ष को इन चीजों पे ध्यान देना चाहिए कि कहां एक सरकार के रूप में और सरकार के नेता के रूप में प्रधानमंत्री मोदी जी से कमियां रह जा रही हैं, ना कि इसलिए कि भारत में इंडिया वर्सेज एनडीए की इस लड़ाई में जो सो कॉल्ड वो कहते हैं वहां मोदी वर्सेज इंडिया कर दिया जाए और ना ही एक व्यक्ति के खिलाफ लड़ाई लड़के एक धर्म विशेष को टारगेट किया जाने लगे। और मैं तो केवल जनता से यही कहूंगा कि सारी चीजें अपनी जगह हैं। ठीक है, भारत के युवाओं को किसी व्यक्ति के खिलाफ खुल करके बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि वही पुराना फिर से अब दिल्ली में खेल ना हो जाए, गांधी नेहरू के कारण बलिदान पटेल ना हो जाए। क्योंकि बहुत हुआ जब खेल देश में गांधी जी के चेलों का, तब जाकर के युग आया है अब सरदार पटेलों का। आपकी बीजेपी भी कोई दूध की धुली हुई नजर नहीं आती है और आप बीजेपी वॉशिंग मशीन होने के नाते इन सारे टिप्पणियों के ऊपर मौन धर्म कर लेते हैं, मगर आज आपको इस मंच पर कहना ही पड़ेगा क्योंकि आज प्रश्न करने वाली मैं हूं। मैंने ऐसा कभी नहीं कहा कि बीजेपी दूध की धुली है, परंतु इतना जरूर कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी अपने आप में एकमात्र ऐसी पार्टी है जो विचारधारा से निकली है, जिसकी विचारधारा गंगा की तरह है, जो हिमालय से निकल करके बंगाल की खाड़ी तक जाते हैं कि गंगा की धाराओं में कचड़े इकट्ठे हो जाते हैं, रास्तों में कचड़ों को कोई नहीं रोक सकता। नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत घाटों की सफाई चल रही है, इंतजार करिए, बहुत जल्द गंगा के अंदर जल की भी सफाई शुरू कर दी जाएगी। आपका एक विवादित बयान और भी सामने आया था जिसमें आपने कहा था कि देश में कई सारे सपूतों ने मां भारती के लिए अपना बलिदान दिया। यहां आप किसी को भी राष्ट्रपिता की अवधारणा से स्वीकार नहीं कर सकते, तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि आप बापू को राष्ट्रपिता नहीं मानते? देखिए, ये प्रश्न ऐसा है जिसमें बहुत डीपली विचार करने की जरूरत है और मैं नहीं मानता कि विचार बिल्कुल भी विवादित है,
क्योंकि ये मेरे निजी विचार हैं। दूसरी बात समझने की जरूरत है कि राष्ट्रपिता सबसे पहले महात्मा गांधी जी को किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। दूसरी बात, भारत वो देश है, अगर हम केवल और केवल गांधी जी की विचारधारा के ऊपर ध्यान दें तो गांधी जी की विचारधारा के राजनीतिक लक्ष्य को आप देखेंगे तो उनका राजनीतिक लक्ष्य क्या था? भारत में राम राज्य स्थापित करना। अगर गांधी जी के सबसे महत्वपूर्ण गीत को आप देखेंगे तो वो क्या था? रघुपति राघव राजा राम। और गांधी जी के अंतिम शब्द क्या थे? हे राम। यानी राम वो थे जिन्हें अपने जीवन पर्यंत गांधी जी अपने श्रद्धेय के रूप में पूजते रहे। वो राम जिनके रामचरितमानस में यह वर्णित मिलता है कि प्रभु श्री राम स्वयं कहते हैं कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। अर्थात जो राम स्वयं गांधी के भी ईश्वर हैं, वो राम स्वयं कहते हैं कि ये जननी मेरी मातृभूमि, मेरी जननी है और जन्मभूमि ही मेरी ईश्वरनी है। अब ये समझने की जरूरत है कि जिस जन्मभूमि को स्वयं गांधी जी के ईश्वर समान प्रभु श्री राम भी मां मानते हो, उस देश में हम कैसे राष्ट्रपिता की अवधारणा स्वीकार कर सकते हैं? मुझे तो लगता है कि अपने आप में महात्मा गांधी जी के विचारों का एक बहुत बड़ा अपमान होगा कि हम उनको राष्ट्रपिता के नाम से संबोधित करें। जी बिल्कुल आदित्य। तो मुझे आपसे ये पूछना था कि आप एक इंटरनेट सेंसेशन है, आपकी वीडियोस अक्सर ही वायरल होती रहती है, आपकी विचारधारा के चर्चे हमेशा होते रहते हैं और आपके फैन फॉलोअर्स मतलब आपको प्यार करने वाले लोग तो काफ़ी है। इसका उदाहरण आपके इंस्टाग्राम फॉलोअर्स से हमें मिल सकता है। पर उसी के साथ जहाँ पर पॉजिटिविटी है, नेगेटिविटी तो रहती ही है। तो आपके पास भी ऐसे काफ़ी सारे ट्रोलर्स भी होंगे, हेटर्स भी होंगे, तो आप उन सबको कैसे फेस करते हैं, ये मुझे जानना था। बड़े मंच से इतनी महत्वपूर्ण चर्चा के बीच मैं उन लोगों को इतना महत्वपूर्ण नहीं समझता या इतना बड़ा नहीं समझता कि उनके ऊपर इस मंच से टिप्पणियां की जाए। जी, तो आदित्य जी मुझे ये बताइए कि खुद को आप 10 साल के अंदर भारत और बिहार की राजनीति में कहाँ देखते हैं? इस तरह की महत्वाकांक्षा के साथ ना मैं राजनीति में आया हूं, ना मैं सामाजिक जीवन में इस तरह की महत्वाकांक्षाओं के साथ काम करता हूं। मुझे अगले 10 साल में मैं कहां देखता हूं ये बड़ा प्रश्न नहीं है, लेकिन मैं उन लोगों को आश्वस्त कर देना चाहता हूं जो आपके माध्यम से या किसी भी माध्यम से मुझे इतना प्यार करते हैं, इतना समर्थन करते हैं कि अगले 10 साल अगर राजनीतिक जीवन और सामाजिक जीवन में मैं रहा तो बिहार और भारत की राजनीति और बिहार और भारत अपने आप में एक ऐसी स्थिति पर होगा जहां बिहार के पुनरुद्धार का मार्ग भी प्रशस्त हो चुका होगा और मां भारती के विश्व गुरु के सिंहासन पर आरूढ़ होने का मार्ग भी प्रशस्त हो चुका होगा। इसलिए आश्वस्त रहिए, निजी तौर पर आकांक्षाओं और महत्वाकांक्षाओं के साथ काम करने वाले व्यक्तियों में से मैं नहीं हूं। मेरे जीवन का एकमात्र लक्ष्य केवल यही है, जो बिहार कभी विश्व गुरु भारत का गुरुकुल हुआ करता था, उस विश्व गुरु भारत के गुरुकुल को पुनः एक बार ज्ञान की महाभूमि बना दूं। इसी लक्ष्य के साथ जीवन का पल पल मैं योगदान देता चला जा रहा हूं। Yeah. So Aditya, I lastly wanted to ask you that was this the last time we have witnessed you in the parliament speaking on behalf of Bihar as the policies are changing? Definitely not. This definitely not reminds me of very viral interview of MS Dhoni. Definitely not. No, definitely not. आदित्य, तो पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि आपने इस इंटरव्यू में आने के लिए हाँ बोला। एंड नेक्स्टली मैं आपको खुद पर्सनली ये कहना चाहूँगी कि आपकी जो विचारधारा है, विचारधारा हर एक इंसान का रहता है, मगर जिस तरह से आप अपने विचारधारा को प्रकट करते हैं ये काफ़ी ही मतलब बहुत ज़्यादा ही प्रशंसाजनक है। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा जिस तरह से आपने अपने सारे पॉइंट ऑफ व्यू रखे और उनको क्लियर भी किया। सो दैट वॉज रियली हैविंग अ ग्रेट इंटरव्यू विथ यू। थैंक यू वेरी मच आदित्य, थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस। का भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम तो मैं अंत में पूरे बिहार की ओर से पश्चिम बंगाल का धन्यवाद करता हूं, क्योंकि जितने भी हमारे श्रोता हैं उन्हें शायद पता हो या ना पता हो कि आप अपने आप में शब्दों का इतना अच्छा बाजीगरी कर रही थी। आप अपने आप में पश्चिम बंगाल की प्रतिनिधि रह चुकी हैं, तो मैं आपको भी शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि भविष्य का भारत आपके नेतृत्व का इंतजार कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।